हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, पढ़ रहे हैं। जिसमें हम पिछली 2 क्लास में हमने लीनियर प्रोग्रामन क्या चीज़ होता है इसके बारे में जाना। साथ ही उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स है, जैसे उद्देश्य फलन, आपके व्यवरोध में आ जाएंगे निवेशी व्यवरोध, संग्रहण व्यवरोध, और एक निर्णायक चर होता है। तो ये क्या होता है और इसको कैसे हम निर्धारित करते हैं, इस सबको समझा। और उसके बाद हमने बेसिक क्लास में ये भी जाना था कि जो हमारा जो इस चैप्टर में जो प्रश्न रहेंगे वो 2 टाइप के प्रश्न रहेंगे। पहले जिसमें सब कुछ हमको पहले से दे दिया रहेगा, और दूसरा जिसमें हमको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था, बेसिक क्वेश्चन, और उस पर फिर हमने ग्राफिकल विधि से प्रश्न को सॉल्व किया था। यह हमारा तीसरी क्लास है। तो इस क्लास में भी मैंने एक प्रश्न लिया है, ये थोड़ा हटके प्रश्न है। इस प्रश्न में जो व्यवरोध रहेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जबकि पिछली क्वेश्चन में हमने सिर्फ लेस देन वाला ही टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन जो लिखा हुआ हूँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम समझेंगे और इसको ग्राफिकल विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपके प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारे जो प्रश्न है उसको स्टेप बाय स्टेप पहले से मैं लिख लिया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइप का प्रश्न है। अगर इसको मैं लिखते चलूँ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसमें घंटों का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो पढ़ना सरल हो इसलिए मैं बहुत सारी जानकारी को पहले से इसमें लिख लिया हूँ। तो मेन टॉपिक को आपको डील करूँगा। बाकी आप एग्जाम में जैसे मैं इसका आंसर लिखा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तब आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेगा, और आशा है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो पहले देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है ग्राफ विधि से लाभ फलन। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तो विधि का नाम लिख दिया है। अगर विधि का नाम ना भी लिखे रहे, सिर्फ ये लिख दे कि रैखिक प्रोग्रामन को हल कीजिए, जिसका ये दिया है, तब भी आप ग्राफ विधि से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में विधि लिख दिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फिर भी आप क्या करेंगे, ग्राफ विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ग्राफ विधि से लाभ फलन P इक्वल 200x प्लस 500y का न्यूनतम और अधिकतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें दिया है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य जो फलन है p इक्वल 200x प्लस 500y है, जिस पर हमको न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालना है। और हमारा जो व्यवरोध है, ये व्यवरोध है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। ये दोनों हमारे क्या हैं, व्यवरोध है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, लिखते चलेंगे। तो पहला हम लिखेंगे दिया गया। तो हमको क्या दिया गया है, हमारा उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है प्रश्न में, जो कि पहले से दे दिया p इक्वल 200x प्लस 500y, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एवं हमारे जो असमीकरण है जिसको हम व्यवरोध बोलते हैं, ये है हमारा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। इसको आप लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो बताता है कि जो हमारा जो निर्णायक चर होगा x और y होगा, ये क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे जो अब हम ग्राफ के लिए, अब हमको ग्राफ प्लॉट जो असीमिका दिया है, इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो असीमिका रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टाइप या लेस देन इक्वल का टाइप का रहता है, यानी वो समीकरण नहीं रहता। और आपको पता है कि हम ग्राफ
किसी समीकरण का बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, असमीका को समीकरण में परिवर्तित करना होगा और परिवर्तित करके फिर हमको पॉइंट्स निकालना होगा और पॉइंट्स निकाल के फिर हमको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा असमीका दिया है x + 2y > 10, इसको हम क्या करेंगे, सरल रेखा के समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, x + 2y = 10। अब ये हमारा जो समीकरण बन गया, अब इसके लिए हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दो एक्सिस होती है, तो दोनों एक्सिस के हमको क्या करना होगा, इसमें वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम क्या करेंगे, एक्स को, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 लेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू को 0 लेना है और y की वैल्यू को 0 लेंगे तो हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस समीकरण के लिए x की वैल्यू को मैंने 0 लिया, तो आप देख पा रहे हैं मुझे y की वैल्यू, जब इसको कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यू पुट किया तो x की जगह 0 रख दिया, तो +2y और इक्वल 10, तो y इक्वल हो जाएगा 10/2, तो इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, जब x की वैल्यू मैंने 0 रखा। अब एक बार क्या करना है, y की वैल्यू को 0 रखना है, तो y की वैल्यू को 0 रखूंगा तो देखिए, तो x + 0 ये 2y, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इक्वल 10, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। जब क्या किया मैंने, y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल गया, मुझे 10 मिल गया। किसके लिए, इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। देखिए पहला पॉइंट है 0 और 5 और दूसरा पॉइंट है 10 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ में इस समीकरण के लिए हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे उसको, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो हमको जो ये असमीका दिया गया है, ठीक है ना, अब इसके हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कहाँ की ओर होगा। जो इसका सुसंगत जो क्षेत्र होगा, ये फिजिबल रीजन होगा इस असमीका के लिए, किधर होगा। तो चूंकि हम जानते हैं जो हमारा सुसंगत क्षेत्र रहता है उसका परीक्षण जो बिंदु रहता है, परीक्षण बिंदु माने जिसके सापेक्ष हम बताते हैं कि उसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा, तो वो हमारा होता है ओरिजिन। तो इसीलिए हम ओरिजिन को क्या बोलते हैं, परीक्षण बिंदु बोलते हैं। तो ओरिजिन को ही हम एक माने सापेक्ष, कि इसके सापेक्ष होगा, पॉइंट्स मान के कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो ओरिजिन को ही हम क्या करेंगे, मानेंगे। और ओरिजिन के अंदर आएगा या ओरिजिन की ओर आएगा या तो ओरिजिन से बाहर जाएगा। ओरिजिन कहने का मतलब मूल बिंदु। ठीक है, तो ओरिजिन मूल बिंदु ही हमारा परीक्षण बिंदु होगा, एक स्थित माने एक फिक्स पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ग्राफ में बात करें तो अगर आप ग्राफ जब देखेंगे तो ग्राफ में हमारा मूल बिंदु ही ऐसा बिंदु रहता है जो फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो इस पर निर्भर करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पे, लेकिन हमारा जो मूल बिंदु है एक फिक्स पॉइंट रहता है। कहाँ पर रहता है, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करता है वहीं, माने जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और जहाँ पे माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, वहीं पर क्या होता है, हमारा ओरिजिन प्राप्त होता है, जो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो चूंकि हमारा परीक्षण बिंदु मूल बिंदु है, ये समझ में आ गया क्यों हम परीक्षण बिंदु लिए इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूल बिंदु की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपको पता है मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इसका जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। और आपको ये भी पता है, पहले जो लिखते हो एक्स निर्देशांक होता है, बाद में जो लिखते हो वाई निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इस असमीका में। तो एक्स की जगह 0 रखा, वाई की जगह भी 0 रखूंगा, तो ये दोनों 2 का मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। और ये ग्रेटर देन इक्वल 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10। तो 0 + 0 0 ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो आप देखिए इस बात को समझिए, ये बोल रहा है कि 0 क्या होगा, 0 जो है बड़ा होगा, बराबर होगा 10 से। ठीक है, तो 0 क्या 10 से बड़ा होगा। अगर आप सरल रेखा में देखें, सरल रेखा में जब सरल रेखा बोलता हूँ, निर्देशांक में जब देखें इसको, जब तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आता है, माने रेखा का जो लाइन जो रेखा होती है उसमें आज आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इधर क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 जो होगा ये 10 से बड़ा होगा क्या, तो ये नहीं हो सकता। 0 जो होता है 10 से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर जो बात बोल रहा है 0 बड़ा होगा 10 से, ये क्या है, असत्य है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। ठीक है ना, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे गलत बात हो, असत्य हो जाए, यानी जब परीक्षण बिंदु को जब हम उस असमीकरण में रखें तो संतुष्ट ना करें,
ठीक है, जब संतुष्ट ना करे तो जो हमारा उस असमीका के लिए जो क्षेत्रफल होगा, जो फिजिबल रीजन होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, वह क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा। मूल बिंदु के विपरीत दिशा कहने का मतलब अगर मूल बिंदु यहाँ पर है तो इसी की दिशा में आएगा तो मूल बिंदु की दिशा होगा। मूल बिंदु की विपरीत दिशा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो ये इधर जाएगा, उसके विपरीत दिशा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान ले जाए मूल बिंदु है तो इधर की ओर जाएगा, विपरीत दिशा। ठीक है, तो इसका जो सुसंगत क्षेत्र होगा ये बाहर की ओर जाएगा मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गया होगा कि इस समीकरण के लिए क्या होगा, जो समीकरण ये होगा और इसके पॉइंट्स ये होंगे और इसका जो फिजिबल रीजन जो होगा, जो क्षेत्रफल होगा, ये मूल बिंदु को क्या होगा, विपरीत ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले असमीका के लिए हमने समझ लिया। अब इसी तरह दूसरे जो हमारा असमीका है क्या है, 3x + 4y <= 24। इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और इसका मूल बिंदु, इसका जो फिजिबल रीजन होगा कहाँ होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब असमीका 3x + 4y <= 24 के लिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 24। ठीक है, ये रेखा का समीकरण हो गया। अब इस रेखा के समीकरण के लिए आप पॉइंट्स निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 रखना है। देखिए एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू को 0 रखता हूं। तो x की वैल्यू को जब 0 रखूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 3x ये 0 हो जाएगा और ये 4y, तो यहाँ पे 24, तो y इक्वल आ जाएगा 24/4। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो यानी y की वैल्यू मुझे मिल गया 6। जब y की वैल्यू को 0 रखूंगा, देखिए y की वैल्यू जब 0 पुट किया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 3x तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 24/3, तो इक्वल क्या आ जाएगा 8। यानी x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगा और जब y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर इस समीकरण का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 0, 6 और 8, 0। इसको लेकर हम क्या करेंगे, इस रेखा के लिए ग्राफ में सरल रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसका भी हम फिजिबल रीजन निकाल लेते हैं। तो चूंकि फिजिबल रीजन हम मूल बिंदु के सापेक्ष ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परीक्षण बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा, जो जिसकी वैल्यू क्या है, वो 0, 0 है। यानी इसमें x एक्सिस 0 है और y एक्सिस भी क्या है, 0 है। तो x और y दोनों को वैल्यू क्या करिए आप इस असमीकरण में पुट करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे ना, यहाँ पे समीकरण की वैल्यू निकालते हैं लेकिन यहाँ पे असमीका की वैल्यू में हमको पुट करना है मूल बिंदु की वैल्यू को। ठीक है, और चेक करना है। तो देखिए तो ये 0, 0 है तो x की जगह भी क्या हो जाएगा 0 और y की जगह भी मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, <24। अब जब ये 0 है तो ये कैलकुलेट इंटू होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, तो <24। देखिए यहाँ बोल रहा है 0 जो होगा 24 से 24 से छोटा होगा। ठीक है, 0 जो होगा 24 24 से छोटा होगा। तो ये बात क्या है, सत्य है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 24 जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो ये बात तो सत्य है। ठीक है, कि 0 क्या होता है, 20 से छोटा होता है या 24 जो होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बात है सत्य है। यानी इसके लिए जो मूल बिंदु के जब पॉइंट्स को जब रख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अतः हम बोलेंगे कि इस जो असमीका होगा, इस असमीका का जो फिजिबल रीजन होगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा ये किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु के पॉइंट्स को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो फिजिबल रीजन जो आएगा, जो सुसंगत जो क्षेत्र आएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अगर मूल बिंदु इधर है तो इधर मूल बिंदु की ओर आएगा। ठीक है, तो इतना जब आप सॉल्व करेंगे, इधर चूंकि मैं पहले से लिख लिया हूं, यहाँ बस यहाँ इसके ऊपर को जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ जब बना लेंगे उसके बाद फिर इसमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पहले से लिख लिया हूँ इसलिए आगे आपको दिख रहा होगा इधर, लेकिन इसको अभी नहीं लिखना है। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है और तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ के ऊपर में बता देंगे कि कौन सा आपका उद्देश्य फलन है जिसके लिए आप ग्राफ बना रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य फलन है P = 200x + 500y क्या है, तो इसके लिए ग्राफ होगा। ग्राफ तो आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए समझिए पहले ग्राफ को। जब आप समझ जाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है तो आप
खुद आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्सिस बनाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स एक्स डैश, और इधर वाई और वाई डैश एक्सिस बनाया ये। ठीक है, इसका आप नामकरण कर देंगे। देखिए अब मुझे डिसाइड करना है पैमाना। ठीक है, तो पैमाना डिसाइड करूंगा मैं पॉइंट्स के आधार पे। तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो पॉइंट्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की, इतने ही पॉइंट्स आ रहा है। तो मैं इसको बड़ा बड़ा ना लेके क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 ही लूंगा, माने एक खाने को एक मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक खाने को एक एक नंबर लिया है। तो 1 2 3 एक खाना माने एक बॉक्स को। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में एक्स बॉक्स को 1, एक बॉक्स को, इतना बॉक्स को 1 2 3 4 5। ये वाई में भी मैंने क्या किया है, एक एक को एक एक माने हुआ चला है। तो ये है हमारा जो पैमाना होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में एक खाना मैंने कितना लिया, एक लिया, तो एक इकाई, क्योंकि पता नहीं मुझे उसकी यूनिट क्या है तो आप इकाई लिख देंगे। ठीक है, वाई अक्ष में एक खाना बराबर क्या हो जाएगा, एक इकाई। तो इतना लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये बना लेंगे और ये पैमाना लिख लेंगे। उसके बाद जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को से आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा पहला समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, ये पहला जो हमारा समीकरण है x + 2y = 10, इसके लिए हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके हमने पॉइंट्स क्या निकाला, तो देखिए इसके लिए पहला पॉइंट है 0 और 5, यानी x एक्सिस 0 और y एक्सिस 5। तो आपको पता है कि हमारे ग्राफ में x एक्सिस की जो वैल्यू होती है ये कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है और हमको y की ही वैल्यू मिलती है, और x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू मिलती है। भाई इसकी जो विपरीत वैल्यू होगी ये 0 होगा ना भाई, एक्स पे जब कोई खींच रहे हैं तो इसकी जो विपरीत वैल्यू होगी माने एक्स की ही इसमें मान मिलेगा ना, एक्स में वाई तो 0 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है तो वाई की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो हमारा पॉइंट्स है ये है 0 5, तो ये 0 है तो एक्स 0 है तो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा ये 0 5, तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा और ये हमारा मिल जाएगा वाई, क्या मिल जाएगा 5। तो ये इसको पॉइंट्स है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे। दूसरा हमारा पॉइंट्स है क्या, 10 0, तो 10 और 0 यानी x 10 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पहला समीकरण के लिए। तो इस ये जो समीकरण है पहला, उसके लिए आप सरल रेखा बना लेंगे। आप ध्यान से बनाएंगे क्योंकि अगर आपसे गलती होती है तो पूरा ग्राफ आपका गलत बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से आप मिला देंगे ऐसे। ये देखिए ये, और ये कौन से इक्वेशन के लिए है, तो ये हमारा इक्वेशन है x + 2y = 10। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इस सरल रेखा के लिए ये हम ग्राफ, ये जो लाइन खींच रहे हैं इस सरल रेखा का। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा रेखा का समीकरण है ये है 3x + 4y = 24। तो इसके जो पॉइंट्स हैं 0 6 है और 8 0 है। तो 0 6 यानी x एक्सिस 0 है, y की वैल्यू दिया गया तो x एक्सिस में आएगा, तो 0 6। तो ये आप देख पा रहे हैं 0 6 ये यहाँ पे है, ये 0 और ये 6, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 0 6। और दूसरा हमारा जो पॉइंट दिया है ये है 8 0। ठीक है, तो 8 0 के लिए ये इधर आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा जहाँ पे x 8 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कलरफुल पेनों को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैं कलरफुल पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, आप एग्ज़ाम में एक ही पेन का आप यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन है 3x + 4y = 10 के लिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कलरफुल पेनों का यूज करूँगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही कलर में आपको ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे कट पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इस कट पॉइंट को यहाँ पे बना देंगे पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए इसको नामकरण कर देते हैं, नामकरण बाद में करेंगे इसका, क्योंकि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा, जो सुसंगत क्षेत्र का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, क्योंकि उतना कहीं हमको नामकरण करना रहता है,
तो उतना का ही नामकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मेरा पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया हल्का सा, ये आप नीचे बनाएंगे आप जब बनाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें फिजिबल रीजन बनाना है, माने इसका क्षेत्रफल चेक करना है कि किसका क्षेत्रफल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये देखिए पहले हम असमीका के लिए देखते हैं, तो ये जो x + 2y > = 10, तो ये हमारा असमीका है, ये समीकरण है, ठीक है ना। तो इस असमीका का जो हमने जो क्षेत्रफल बताया वो इस समीकरण पे बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस पे जब हमने मूल बिंदु को जब रखा तो जब चेक किया तो ये 0 0 0 नहीं आया, ये असत्य होगा, संतुष्ट हो गया। यानी यहाँ इसके लिए हमारा जो क्षेत्रफल है मूल बिंदु की बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस जो समीकरण है x + 2y, इस समीकरण के लिए जो हमारा फिजिबल जो रीजन होगा ये क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा मूल बिंदु के बाहर की ओर जाएगा। तो ऐसे आप बताएंगे, ये देखिए ये ऐसे आप तीर का निशान लगा देंगे, ये बता देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। दूसरे असमीका के लिए देखिए, दूसरे असमीका के लिए जब हमने परीक्षण किया तो हमको पता चला कि इसका जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा तो यहाँ पे बता दीजिए इसका जो क्षेत्र आएगा इधर आएगा मूल बिंदु की ओर। इस देखिए इस चूंकि ये असमीका का ही क्या है, ये समीकरण है, तो उसको इसमें बताना है ये सरल रेखा में। तो सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर डाला, ये नहीं होगा मेरा, ये सॉरी ये इसके लिए नहीं, इसके लिए तो मैं बता डाला ना, इस पे आएगा, ये यहाँ बनेगा, ये इस पे आएंगे ना, ये एक्सिस के ये सरल रेखा के लिए 3x + 4y = 24 के लिए, तो ये इधर आएगा, ठीक है, ये ठीक है। तो इसके लिए फिजिबल रीजन क्या होगा, मूल बिंदु की ओर आएगा, और इसके लिए जो फिजिबल रीजन होगा जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, मूल बिंदु की ओर बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र होता है वो क्या होता है हमारा, जहाँ पे पहले असमीका और दूसरे असमीका दोनों समीकाएं के जो क्षेत्रफल होगी जिसका उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इधर से इसका क्षेत्रफल आ रहा है, इधर से इसका क्षेत्रफल आ रहा है, तो यही क्या होगा, इसका उभयनिष्ठ होगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ क्षेत्रफल या सुसंगत क्षेत्र उसे बोलेंगे जहाँ पे दोनों का जो सुसंगत क्षेत्र या दोनों का जो क्षेत्रफल की जो दिशा है जहाँ पे कट करेगा, यहाँ देख पा रहे हैं इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। सुसंगत क्षेत्र या बोलते हैं उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना, या उभयनिष्ठ क्षेत्रफल भी इसको नाम दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पर भी इसका रीजन इधर जा रहा है, फिजिबल रीजन, इसका फिजिबल रीजन इधर जा रहा है, तो भाई यहाँ पर हमको क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा सुसंगत क्षेत्र वही होगा जो पहले सरल रेखा का क्षेत्रफल और दूसरे सरल रेखा, माने दोनों सरल रेखाओं का जो क्षेत्रफल जो आ रहा है, जो इधर से जो फिजिबल रीजन आ रहा है इधर से फिजिबल, दोनों एक दूसरे को क्रॉस जहाँ पे करेंगे वही हमारा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्रॉस कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये दोनों कभी कट करेंगे क्या, नहीं। तो ये हमारा कभी भी सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। जहाँ पे दोनों फिजिबल रीजन कट करते हैं वही हमारा क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुसंगत जो क्षेत्र है चूंकि हमारा ये एरिया मिल गया तो इसका हम नामकरण कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट से, इसको ए ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं बी ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं क्या, सी ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इस पॉइंट्स का नाम रख देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि इन पॉइंट का नाम रखा हूँ, लेकिन यहाँ पॉइंट्स को एक साथ लिखा हूँ इसलिए इधर लिख दूँ, दोनों बात सत्य है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट कार्य रहेगा कि ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट जो ए है इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ग्राफ से देखकर भी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, यानी इसका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 4 और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन हमको ग्राफ को देखकर नहीं रखना है पॉइंट्स का, माने पॉइंट्स का मान यहाँ पे ग्राफ को देखकर नहीं रखना है, हमको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि दो सरल रेखाएं होती है, आप क्लास में पढ़ के आए हैं, जो दो सरल रेखाएं होती है जहाँ पे कट करता है वही उसका क्या होता है, हल होता है। और आप दो सरल रेखाओं के कट पॉइंट उसके हल को सॉल्व करने के आपने क्लास 10th में 4 प्रकार की विधि पढ़ के आया हुआ है, और आप 11th में एक और विधि पढ़ ली है, ठीक है ना, जिसमें से प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, ठीक है, और इत्यादि। तो
हम क्या करेंगे, किन्हीं भी एक विधि का यूज करके इन दोनों सरल रेखाओं को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस पॉइंट की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा वर्क रहेगा इस पॉइंट्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये आगे इसका सॉल्यूशन है। ये देखिए यहाँ से इतना ऊपर कर लिए थे, यहाँ से चलेंगे आगे इस पॉइंट से, ये थोड़ा मार्क नहीं हो पा रहा है, यहाँ से हमको चलना है, इस पॉइंट से लेना है आगे। ठीक है, तो देखिए अब आगे हमारा वर्क है ग्राफ में रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु ए को निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो दो समीकरण है, जो असमीकरणों से हमने समीकरण निकाला है, दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले असमीकरण के लिए हमारा समीकरण क्या था, x + 2y = 10 जिसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, 3x + 4y = 24 जिसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब हम इन दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी इच्छा है आप कौन सी विधि सॉल्व करेंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनफल। चूंकि मुझे विलोपन विधि अच्छा लगता है तो मैं विलोपन विधि से इसको सॉल्व करूंगा। तो विलोपन विधि में हमको क्या करना रहेगा, एक टर्म को विलुप्त करना रहेगा, या तो x के टर्म को विलुप्त करना रहेगा या तो आपको y को टर्म को विलुप्त करना रहेगा। दोनों में से किसी न किसी एक टर्म को आपको विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए, हटाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ को क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। तो यहाँ देखिए या तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 है तो या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों आप कर सकते हैं। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो समीकरण 4 में 3 का गुणा करके समीकरण 5 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 3 में जब गुणा करूंगा समीकरण 4 में 3 का, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 13, और ये जब माइनस करूंगा तो 3x 4y 24। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3x 3x कट जाएगा, 6y में 4y माइनस होगा, 2y आएगा, और 30 में 24 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6/2, तो y की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 3। अब y का मान समीकरण जब 4 में रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे रख दिया y का मान, तो ये आ गया 10, तो x इक्वल आ जाएगा 10 - 6, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल आ गया 4। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु a का निर्देशांक a क्या मिल गया, 4, 3 मिल गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में लिख देंगे। हमारा जो पॉइंट्स ए है ये क्या मिल गया, 4 और 3 मिल गया इसका हल। ठीक है, अब देखिए अब इतना हो गया हमारा सॉल्व। अब इसके आगे हमको क्या करना है, ये जो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र जो हमको प्राप्त हुआ है, या जिसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल मिला है, अब उसके पॉइंट्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है, ठीक है, या जिसको हम लोग सुसंगत क्षेत्र नाम दिए हैं, उसका क्या नाम है, इसका हमने नामकरण किया है ABC। जो हमारा सुसंगत क्षेत्र है इसका हमने क्या नामकरण किया है, ABC। तो अब सुसंगत क्षेत्र जो है ABC, उसके लिए हम क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु को देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, A का पॉइंट्स है 4, 3, और B के हमारे पॉइंट्स क्या है 0, 5, और C के हमारे पॉइंट्स क्या है 0, 6। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब इन जो पॉइंट्स मिला है, जो सुसंगत क्षेत्र में हमको जो ये 3 जो पॉइंट मिले हैं, इन्हीं पॉइंट को हम उद्देश्य फलन पे रख के हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन में रख के हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इस पॉइंट्स को रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात। आप पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने ओरिजिन को भी लिया था, मूल बिंदु को भी मैंने क्या लिया था, उभयनिष्ठ बिंदु लिया था। ठीक है, किसके लिए, सुसंगत क्षेत्र के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने ओरिजिन को नहीं लिया। वहाँ पर ओरिजिन को इसलिए लिया था क्योंकि उसमें ओरिजिन, इस क्षेत्रफल में ओरिजिन जो मूल बिंदु है ये शामिल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस क्षेत्रफल का जब नाम करूँ तो इससे, चूंकि ये क्लोज एरिया है, तो इस क्लोज एरिया को जब बनाऊँ तो ये यहाँ से चलूँगा, इतना जाऊँगा, इतना यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, माने ओनली इन 3 पॉइंट्स का ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें ओरिजिन को नहीं लेंगे। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ओरिजिन को लिया था, क्योंकि ओरिजिन भी उस क्षेत्रफल में, उस एरिया में आ रहा था। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो इस सुसंगत क्षेत्र में जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं पॉइंट्स को लेना है, बाकी दूसरे पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए
तो ये 3 पॉइंट्स आए, इन 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, उद्देश्य फलन को चेक करना है कि कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष बिंदुए और उद्देश्य फलन का मान p इक्वल 200x प्लस 5y, और यहाँ पे इसको इस उद्देश्य फलन को एक बार और लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर a, b और c तीनों का पॉइंट्स, तो 3 डिब्बे बना लेंगे इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4 और 3, यहाँ पे आपको पता है कि पहले जो स्टार्टिंग होता है, कभी भी आप जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कभी भी जब आप निर्देशांक लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x का होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है हमेशा y का होता है। इसमें भी x होगा, y होगा, x का होगा, y का होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। जब x की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें, तो ये x की जगह 4 लिख देंगे, y की जगह हम 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 800 प्लस 1500, जब ऐड किए तो ये आ गया 2300। ठीक है, यहाँ वैल्यू दिया है 0 और 5, पुट करिए, x की जगह 0, y की जगह 5, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2500, तो ये 0 के साथ ऐड होगा तो आ जाएगा 2500। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू 06, p इक्वल आ जाएगा 200 0 प्लस 500 इंटू 6, तो ये 0 प्लस 3000, तो ये कितना आ जाएगा 3000। अब इनको अवलोकन कीजिए, जो ही हमारा p की वैल्यू आया है इसको अवलोकन करें, तो अवलोकन करेंगे तो हमको प्राप्त होता है कि अधिकतम जो है हमारा 3000 है और न्यूनतम जो है 23000 है, और बीच में आ रहा है 2500। चूंकि हमारा प्रश्न अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, तो अधिकतम मान हमारा क्या हो जाएगा 3000 होगा। कौन से पॉइंट्स के लिए हो रहा है, c इक्वल 06 के लिए, और न्यूनतम जो हो रहा है हमारा 2300 हो रहा है कौन से पॉइंट के लिए, 4-3 के लिए। तो अतः हमारा आंसर हो जाएगा p इक्वल 2300 कौन से शीर्ष पे प्राप्त हो रहा है उसको बता देंगे, तो a इक्वल 4-3 पर न्यूनतम मान मिल रहा है, और p इक्वल 3000 शीर्ष c 06 पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमको जो रैखिक प्रोग्राम में दिए गए जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पुनः एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो प्रश्न दिया है उसको समझना कि कौन से टाइप का है, और चूंकि ये पहले वाला टाइप का है तो हमको इसमें सारा डाटा पहले से दिया हुआ है, तो जो डाटा दिया है उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा उद्देश्य फलन व्यवरोध हो गए। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा पहले व्यवरोध है या जिसको हम लोग बोलते हैं असमीका फर्स्ट, उसको हम समीकरण में चेंज करेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे। फिर चूंकि हमारा मूल बिंदु परीक्षण बिंदु होता है, उसके लिए चेक करेंगे सुसंगत क्षेत्र बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। अगर ये संतुष्ट करता है, अगर पहले मैं बता देता हूँ, अगर ये असंतुष्ट करता है तो ये बाहर की ओर जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा। अगर ये संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु के ओर आएगा, अगर संतुष्ट नहीं करता तो मूल बिंदु के बाहर की ओर जाएगा। ये पहला वाला जो असमीका है संतुष्ट नहीं कर रहा परीक्षण बिंदु को, तो इसकी जो फिजिबल रीजन होगी मूल बिंदु के बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा असमीका है उसको हम समीकरण में चेंज कीजिए। उसके लिए फिर हमने क्या किया, पॉइंट्स निकाला। उसके बाद फिर हमने उसके लिए परीक्षण बिंदु पे चेक किया कि इसका फिजिबल रीजन कहाँ जाएगा, तो ये संतुष्ट कर रहा है असमीका को, जो परीक्षण बिंदु जो रख रहे हैं उसको। तो इसका जो असमीका जो होगा ये किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर, ओरिजिन की ओर आएगा ग्राफ में। ठीक है, यहाँ इतना होने के बाद फिर हमको ग्राफ बनाना है। आप देख पा रहे हैं मैंने ग्राफ बना लिया, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है ये। ठीक है, जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसको रख के आपको सरल रेखा खींचेंगे, और जो कट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, चूंकि ये इसका हल होता है दो सरल रेखाओं का, तो दो सरल रेखा के हल करने का हमारे पास विधियां हैं। उस विधि के यूज करके हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे। तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए फिर आगे हम कैलकुलेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में जो प्रतिच्छेदन बिंदु ए प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम हल कैसे निकालेंगे। जो हमने ऊपर जो दो समीकरण माना है उन दोनों समीकरण को लेंगे, और उन दोनों समीकरण को लेके हमको जो विधि पता है दो समीकरण को सॉल्व करने की, उन दोनों विधि में से किसी भी एक विधि के यूज करके सॉल्व करेंगे। मैंने विलोपन विधि से सॉल्व किया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं y की वैल्यू 3 मिल गया, x की वैल्यू 4 मिल गया। तो अतः हमारे जो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक है वो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 4 और 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे फिर आपको क्या करना है, जो सुसंगत क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है, जो ये एरिया प्राप्त हुआ है कॉमन एरिया, इस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट को लिखना है निकाल के। ठीक है, तो ए बी सी ये हमारे पॉइंट्स है, तो मैंने इन सभी कॉमन पॉइंट्स को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और बता दिया कि मेरा जो उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है, जो सुसंगत क्षेत्र है वो क्या है, ए बी सी है, जिनमें क्या है इन पॉइंट्स को
टच कर रहा है, इन पॉइंट्स उसमें शामिल है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की वैल्यू को मैंने लिख दिया। तो जो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा और उभयनिष्ठ क्षेत्र को जो जो पॉइंट टच करेंगे या उसमें जो शामिल रहेगा, उन्हीं पॉइंट को लेकर फिर हमको क्या करना है, जो हमारा फलन रहेगा उद्देश्य फलन, उसके लिए चेक करना है। तो हमने बारी बारी से सब में एक्स और वाई की वैल्यू रख के चेक किया, तो हमने प्राप्त किया कि न्यूनतम जो वैल्यू होती है 2300 है, जो कि हमारा किस पे आ रहा है, शीर्ष A43 पे आ रहा है, और अधिकतम जो वैल्यू है 3000 है, जो कि शीर्ष C06 पे अधिकतम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न है, जो दिए गए जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये टाइप 1 था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे, जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, और स्टेटमेंट से फिर हम क्या करेंगे, फलन डिसाइड करेंगे, व्यवरोध डिसाइड करेंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन और नई नई जानकारी के साथ। तो अब अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।